पाकिस्तान की मिलिट्री और अमेरिका की मिलिट्री में ऑलवेज क्लोज कोऑपरेशन रहा है साल साल। कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएंगे फ़लस्तीन भी और यूक्रेन भी? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे ख्याल से उनकी ये राय है कि वो वॉर्स को ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने वैसे अभी भी कहा है कि मुझे वॉर नहीं करनी। बहुत सारे लोग इसीलिए भी खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जैसे ही ट्रंप ऑफिस में आएंगे या उनके आने से पहले इमरान खान को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो मतलब अब ये स्कूल या जिम तो नहीं है कि आप 1 साल के लिए उनको दे दें चलाने के लिए। ये तो आपको प्रोफेशनल्स को देना पड़ेगा जिनके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस हो वगैरह वगैरह। और जो बिडर एक्चुअली आए थे वो भी, उनका भी कोई एयरलाइन में एक्सपीरियंस नहीं है। पार्लियामेंट को पूछेंगे कि पैसे कहाँ गए है, ये व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस। अगर कुछ आपको शो अप भी नहीं है तो उनको बोलें कि पैसे थोड़े रिफंड करें। पहले जो एक्सटेंशन का होता था पूरा के उनको एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, वो ख़त्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी। द उमर कुरैशी व्यू के साथ मैं तैयब जजी एक और एपिसोड के साथ आज हम मौजूद हैं। और आज के एपिसोड में गुज़िश्ता एक हफ़्ते में जो भी डेवलपमेंट हुई है उस पर बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा, ट्रंप इलेक्शन जीत गए हैं, अब पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? ख़ास कर हम बात करेंगे फ़ॉरेन पॉलिसी पे। आपको क्या लगता है कि फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या तब्दीली आएगी, क्या इम्पैक्ट आएगा? ट्रेड पे कुछ इम्पैक्ट आएगा या इसके अलावा दीगर इश्यूज़ पे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है ट्रंप के आने से? इस पे थोड़ा बताएं। जी हाँ बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था कि उनकी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है काफ़ी एम्फेटिकली लार्ज मार्जिन से वो जीते हैं। पहले जो अमेरिका में सारे ओपिनियन पोल्स थे उससे लग रहा था कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा और वो नहीं था क्लोज कॉन्टेस्ट, एक दिन में ही लोगों को पता चल गया। तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज ज़ाहिर बात है अमेरिका की तरफ देख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो क्या पॉलिसीज होंगी। पाकिस्तान के हवाले से यह है कि रिपब्लिकन पार्टी के नॉमिनी जब भी सदर बनते हैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप हैं तो वो नॉर्मली पाकिस्तान के लिए मुफीद होता है, बेनिफिशियल होता है। तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है और पाकिस्तान में भी अब पता नहीं, मुझे तो मेरी नज़र से तो गुजरा नहीं है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स इस पर कुछ गौर फिक्र भी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो आते ही टैरिफ बढ़ाएंगे अमेरिका में जो इंपोर्ट्स आती हैं पूरी दुनिया से, क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी को थोड़ी बूस्ट मिले और प्रोटेक्शन मिले जो चीप इंपोर्ट्स आते हैं। उनकी नज़र चाइना की तरफ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सारी इंपोर्ट्स पर लगाएंगे 20%। प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है और पाकिस्तान के साथ ट्रेडिंग सरप्लस है। तो अगर 20% लगेगा उसके ऊपर टैरिफ जो पाकिस्तानी चीज़ें बेचता है अमेरिका को, तो पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे और पाकिस्तानी फॉरेन एक्सचेंज पे, क्योंकि आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है एक्सपोर्ट्स बेचने से, उस पर बहुत एडवर्स इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये देखना है कि वो करते हैं, अगर करते हैं तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आएगा। काफ़ी नेगेटिव आएगा मेरी नज़र में। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री और अमेरिका की मिलिट्री में ऑलवेज क्लोज कोऑपरेशन रहा है साल साल, वो चलता रहेगा। अमेरिका अभी भी बाइडेन के टाइम में भी पाकिस्तान को देखता है एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी मोस्ट लाइकली कंटिन्यू करेंगे। अच्छा सर, अभी तो आपने जो फॉरेन पॉलिसी की बात की, ट्रेड की बात की, स्पेशली आपने कहा चाइना का होगा, लेकिन इससे पूरी दुनिया में और बहुत सारे मसाइल चल रहे हैं। जैसे वॉर की बात करें कि लास्ट टाइम भी जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने अफगानिस्तान की जो जंग थी उसमें पूरी कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकन वहाँ से निकल जाएँ। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अभी यूक्रेन में जंग चल रही है रशिया की और यूक्रेन के साथ, और यूक्रेन को यूरोप अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और उसके साथ हमारे पास दूसरी तरफ फ़लस्तीन हमारे सामने है जिसमें इसराइल मुसलसल जो है वो बम्बार्डमेंट कर रहा है गज़ा पर, और फ़लस्तीनी मुस्तकिल शहीद होए जा रहे हैं। और हर कोई ज़ाहिर है उस पर बात तो कर रहा है लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। तो आपको क्या लगता है कि कुछ सोल्यूशन की तरफ जाएंगे फ़लस्तीन भी और यूक्रेन भी? हाँ बिल्कुल, उन्होंने मेरे ख्याल से उनकी ये राय है कि वो वॉर्स को ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने वैसे अभी भी कहा है कि मुझे वॉर नहीं करनी है, क्योंकि वॉर में होता है कि अमेरिका के पैसे खर्च होते हैं, सोल्जर्स जाते हैं। यूक्रेन में भी जैसे हो रही है कि वो बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो यूक्रेन को दे रहे हैं, और इनकी अपनी पार्टी में और इनकी अपने सपोर्ट बेस में काफ़ी रिजेंटमेंट है कि इतने सारे पैसे क्यों जा रहे हैं बाहर किसी और जंग लड़ने के लिए। ये भी है कि ट्रम्प का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है रशिया के लीडर पुतिन के लिए। तो जहाँ तक यूक्रेन का है, मेरे ख्याल में कि यूक्रेन की वॉर को वो वाइंड डाउन करेंगे। वो यूक्रेन को बोलेंगे कि हम आपको इतनी एड नहीं दे सकते, वो रेट कम करेंगे, और वो अमेरिका
यूरोप को बोलेगा, नेटो को बोलेगा कि आप थोड़ा स्टेप अप हो और आप थोड़ा आगे डिफेंड करें, जो इन्होंने पहले भी किया था जब ये पहले प्रेसिडेंट थे। तो ये करेंगे यूक्रेन में। और जहाँ तक फ़लस्तीन की बात रही, हाँ, तो वो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ बहुत हो रहा है। और ये है कि अगर आप खबरें कुछ देखें अमेरिकन मीडिया में, तो वो कुछ खबरें आई थी कि उन्होंने प्राइवेटली कहा था इजराइल के वजीर आजम को, बिन्यामीन नेतन्याहू को, कि जब अगर मैं इलेक्ट हुआ और जब मैं मेरे ऑफिस में आने से पहले प्लीज़ आप जंग ख़त्म कर दें, मैं नहीं चाहता कि ये चले। तो वो आएंगे जनवरी के एंड में आएंगे, तो हो सकता है कि तब तक ख़त्म हो जाए। वैसे तो बहुत कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही बहुत इजराइल के हामी हैं अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें देखना होगा कि वो क्या करते हैं। लेकिन ये उन्होंने कहा है कि वो ख़त्म कर देंगे, तो ये अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है, मुसलमानों के लिए भी अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि इससे रिलेटेड एक और भी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि उनकी स्विंग स्टेट्स थी अमेरिका में, जो भी स्विंग स्टेट जीतेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो मिशिगन एक है, उनकी एक स्टेट है जहाँ पे अरब और मुसलमान बहुत रहते हैं। उन्होंने ट्रम्प को इस बार काफ़ी ज़्यादा वोट दिया, और वो नॉर्मली डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देते हैं, जो बाइडेन की पार्टी है, कमाला हैरिस की। लेकिन उन्होंने इस बार उनको बहुत कम वोट दिया, क्योंकि वो गवर्नमेंट इन पावर है जिसने इसराइल को बहुत अलाउ किया, वेपन्स दिए वगैरह। तो ये है कि ये थोड़ा चेंज हो सकता है। अभी हम जैसे हम पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान में हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, जो मुस्तकिल इमरान खान की रिहाई के हवाले से ट्रम्प के साथ मामला को जोड़ती थी कि ट्रम्प अगर आ जाएगा तो इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी ट्रम्प के आने से ये इम्पैक्ट आएगा? कुछ उसका पॉइंट आपको समझ में आता है, क्योंकि उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर उन्होंने कहा है कि भाई ये ट्रम्प है, अमेरिकन लोगों ने, पीपल ने वोट किया और उनका वोट रिस्पेक्ट हुआ। ठीक है, वो पॉइंट आपको समझ में आ सकता है। लेकिन उनका वो बहुत सारे लोग इसीलिए भी खुश हैं क्योंकि वो समझते हैं कि जैसे ही ट्रम्प ऑफिस में आएंगे या उनके आने से पहले इमरान खान को रिलीज कर दिया जाएगा। इमरान खान के रिलीज के बहुत रीजन हो सकते हैं, वो ज़्यादातर रिलेटेड होंगे पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से। मेरा ये ख्याल है कि ट्रम्प जो हैं उनके पास डोमेस्टिक इकोनॉमी है अमेरिका में, उसका प्रॉब्लम चल रहा है, लोगों को जॉब्स नहीं है। और उन्होंने जैसे बात की है कि माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन जो आ रही है मैक्सिको के बॉर्डर से, लाखों लोग आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो रोकें और वो बाहर डिपोर्ट करें लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा कि लीगली लोग आएँ, बिल्कुल आएँ, क्योंकि इकोनॉमी की ज़रूरत है अमेरिकन इकोनॉमी में। और यूक्रेन है और फ़लस्तीन है, तो और इतनी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है कि वो इमरान खान के ऊपर इतना वो अटेंशन करेंगे। मेरे ख्याल में तो नहीं होगा। इसी हवाले से आज टीवी पे ARY पे एक साजिद तारड़ साहब है, अमेरिका में बेस्ड हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन, रिपब्लिकन पार्टी में वो हैं, सीनियर लेवल पे हैं। तो वो कह रहे थे कि हमने काफ़ी कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अपनी स्पीच में पाकिस्तान का जिक्र करें, इमरान खान का जिक्र करें, उनके रिलीज का करें। और वो ये कह रहे थे कि उन्होंने बांग्लादेश के बारे में तो जिक्र किया था लेकिन पाकिस्तान के बारे में नहीं किया था। तो मेरा भी यही कहना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं अमेरिका से जिनके रिलेशंस हैं, पाकिस्तान की भी हैं, लेकिन एक्सपेक्ट करना कि वो सिर्फ कंपेयर टू ऑल ऑफ दोस्त को इमरान खान की वो पुश करेंगे रिलीज का, थोड़ा रियलिस्टिक होगा। अरे सर, आगे बढ़ते हैं। अभी पाकिस्तान में कुछ बात करते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान में PIA, जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एसेट है, उसकी निजकारी का एक पूरा इवेंट हुआ, और जिसके बारे में बताया गया कि एक प्राइवेट कंसल्टेंसी की कंपनी थी जिसको वो इवेंट दिया गया, और तकरीबन 7.4 मिलियन डॉलर की उनको जो है वो फ़ी थी उनकी, वो उनको दी गई, जो कि पाकिस्तान में अगर कन्वर्ट करें तो 2 अरब 270 करोड़ रुपए बनते हैं। इतनी बड़ी जो है वो रकम दी गई उस फर्म को। उस फर्म के बारे में बताएं, वो क्या है, कौन सी फर्म थी, और उनका PR का पूरा काम था, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जो इतने सारे पैसे दिए लेकिन वो एक फेल इवेंट के तौर पे हमारे सामने आया। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो पूरा PIA के निजकारी का मामला है ये काफ़ी सालों से चल रहा है। बहुत सारी हुकूमतों ने कहा है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि PIA हर साल बहुत पैसे लूज़ करता है। अब IMF की भी एक डिमांड है, क्लियर कट डिमांड है कि जो आपकी सरकारी जो कंपनियां हैं जो खसारे में जा रही हैं उनको आप सेल ऑफ करें, उनको सब्सिडाइज नहीं करें। तो इस हवाले से पिछली जो गवर्नमेंट थी, केयर टेकर गवर्नमेंट, उन्होंने 2023 के आखिर में डिसाइड किया था कि ये होगी, और इस गवर्नमेंट ने भी उसको कंटिन्यू किया। उन्होंने कंसल्टेंट अपॉइंट किया था अर्नस्ट एंड यंग, जिसका नाम बेसिकली EY होता है आजकल। काफ़ी वो इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता कंपनी है। उसको $7.4 मिलियन फ़ी भी दी है। ये तो काफ़ी मीडिया में पाकिस्तान में ऑलरेडी आ चुका है, जो 2 अरब रुपये से ज़्यादा बनती है।
6 कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई थी, उसमें से सिर्फ एक ने इवेंचुअली अप्लाई किया, और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की रिजर्व प्राइस थी 85 अरब रुपए, 85 बिलियन रुपीस, इन्होंने 10 बिलियन रुपीस सिर्फ ऑफर किया। उसके भी मतलब समझे कि 15% से भी कम, तकरीबन 15% किया। इसमें गवर्नमेंट ऑब्वियसली एम्बैरेस हो गई है कि वो क्या करे। लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा कि एक तो ये कि आपके पास आपने किस तरह मैनेज किया, आपने इतने सारा पैसे दे दिए, फॉरेन एक्सचेंज आपने दे दी। अच्छा, इसके अलावा कंसल्टेंसी के अलावा एक और कंपनी है, पीआर कंपनी है, नटशेल ग्रुप, जो लोकल कंपनी है, तो उसको भी काफ़ी अच्छा खासी फी दी टू मैनेज पीआर एंड ऑल्सो मैनेज नेगेटिव पीआर। वो भी आपने देखा होगा कि नेगेटिव पीआर तो बहुत आ रही थी प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में, वो किस तरह मैनेज हुई तो वो नज़र नहीं आ रहा था। तो गवर्नमेंट से पूछा जाना चाहिए कि एक तो आपने इतने पैसे दिए कंसल्टेशन के लिए फॉर अ फॉरेन कंपनी, और उस पर लोग जवाब देते हैं कि भाई वो तो बहुत वेल नोन कंपनी है, उसका तो फी इतनी होती है, लेकिन फी जो होती है तो वो है, लेकिन ये तो टैक्स पेयर के पैसे हैं ना। तो गवर्नमेंट को पूछना चाहिए, लोगों को गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, कि पार्लियामेंट को पूछना चाहिए कि पैसे कहाँ गए है, ये कि व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दिस। अगर कुछ आपको शो अप ही नहीं है तो उनको बोलें कि पैसे थोड़े रिफंड करें। वो कंपनी जितनी अच्छी हो वो अलग बात है, और दूसरी बात है कि वही पीआर कंपनी का भी यही है, वो भी पूछा जाए। और फिर ये तो सवालात अलग हैं, लेकिन पीआई की जो अपनी प्राइवेटाइजेशन है वो तो कहीं नहीं जा रही। जो मैं रिसर्च कर रहा था वो पता चला कि पीआईए की जो इन्होंने गवर्नमेंट ने जो पैसे लगाए हैं वो एसेट्स की जो मालियत है वो कहीं ज़्यादा है, और अगर जो भी कंपनी पीआईए परचेज करेगी वो एसेट्स ऑटोमेटिकली उस कंपनी के पास चले जाएंगे। इसमें सही है कि एसेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो प्राइस लग बताइए, लेकिन उस कंपनी जो भी कंपनी अगर पीआईए को खरीदेगी तो वो पीआईए का डेट भी लेगी, जो उनके लोन है वगैरह और लॉस है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है उसमें भी। लेकिन इशू है कि वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि 40% गवर्नमेंट ओनरशिप हो, 60% नई कंपनी हो। तो वो जो नए बिडर्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हम अगर तो 200 अरब का जो लॉस है हम लें, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी 40% अपने पास शेयर रख रही है और लॉस सारा हम लें, तो ये चीज़ें भी गवर्नमेंट को आगे जाके देखनी होगी। आगे जब ये सिलसिला हुआ, गवर्नमेंट फेल हुई, तो हुआ ये कि नवाज शरीफ साहब की जो बेटी है मरीम नवाज शरीफ, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि उन्होंने अपने वाले से बात की है कि पीआईए वो परचेज़ कर लें। और फिर इसी तरीके से गवर्नर सिंह जो हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट आई कि कराची के जो है बिजनेस कम्युनिटी परचेज़ करना चाहती है पीआईए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो फेडरल में भी उन्हीं की है और पंजाब में भी उन्हीं की है, तो अगर वो पंजाब गवर्नमेंट इसको परचेज़ करती है फॉर इंस्टेंस, तो वो परचेज़ करके कितना बेहतर कर लेंगे पीआईए को? मतलब ये तो नॉन स्टार्टर है, इसमें तो बात हो ही नहीं सकती। मीनिंग के गवर्नमेंट है, जैसे आपने कहा फेडरल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ऑलरेडी दिखा चुकी है कि वो चला नहीं सकती सही तरह। तो ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं, बल्कि बाद में पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है आजमा बुखारी, उन्होंने कह भी दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। जहाँ तक सिंध के गवर्नर हैं टेसोरी साहब, उन्होंने भी कहा था कि कराची की कम्युनिटी ने उनसे बात की है और कहा है कि 1 साल के लिए हमें पीआईए दे दें। तो मतलब अब ये स्कूल या जिम तो नहीं है कि आप 1 साल के लिए उनको दे दें चलाने के लिए, ये तो आपको प्रोफेशनल्स को देना पड़ेगा जिनके पास एयरलाइन का एक्सपीरियंस हो वगैरह वगैरह। और जो बिडर एक्चुअली आए थे वो भी, उनका भी कोई एयरलाइन में एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो डेवलपर है, रियल एस्टेट डेवलपर है। तो ये सूरत हाल इनको अभी सही नहीं है पीआईए के लिए, आगे जाके कुछ इनको बेहतर करना पड़ेगा। पीटीआई के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के गंडापुर, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सोच रही है कि पीआईए परचेज कर लें। अब सवाल ये कि पीटीआई गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट तो पीटीआई की थी जी, वही है, दे ऑलरेडी इन्होंने रन कर चुके हैं। बल्कि मैं तो ये बोलूँगा कि जब पिछली गवर्नमेंट पीटीआई की थी तो गुलाम सरवर खान जो एविएशन मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा था कि पीआई के ज़्यादातर पायलट्स के लाइसेंस फेक हैं या जाली हैं, वो चीट करके करते हैं। उसके बाद ये यूरोप में और अमेरिका में पीआई की फ्लाइट्स पे बैन लग गया था पायलट्स पे। और वो मतलब उस वक्त ये नहीं कि उस वक्त पीआई प्रॉफिटेबल थी, उस वक्त काफ़ी खसारे में जा रही थी, बट उसके बाद और भी जा रही थी। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है, दुख की बात है, क्योंकि वो एविएशन मिनिस्टर है, उनकी बात में ज़्यादा कोई सच्चाई भी नहीं थी और उससे पीआईए को बहुत ज़्यादा डैमेज और हुआ, क्योंकि वो रूट्स यूरोप के और अमेरिका के बहुत लुक्रेटिव रूट्स हैं। अगर वो अभी होते ऑपरेशनल तो आपको बहुत अच्छे बायर्स मिल जाते और आपकी जो रिजर्व प्राइस है वो 85 बिलियन से और ज़्यादा होती। तो आपको सर फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है पीआईए का? मेरे ख्याल में इनको गवर्नमेंट को सीरियसली देखना होगा कि ये रूट्स को पहले ऑपरेशनलाइज करें और फिर से बिड्स कॉल करें फिर से। अगर रूट्स इसके ऑपरेशनल हुए
तो उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। और आपने जैसे कहा कि अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में उनके होटल्स भी हैं, वो फिर 85 बिलियन रुपीस से काफ़ी ज़्यादा उसकी प्राइस मान सकते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली जैसे जितने भी चीफ्स हैं, फोर्सेस के, आर्म फोर्सेस के चीफ्स हैं, उनकी जॉब के टेन्योर को बढ़ाया गया, 3 साल से 5 साल किया गया है। सो इस पे कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट की गई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया पे। उसको थोड़ा वजाहत करें कि ये 3 साल से 5 साल का टेन्योर है किसी जॉब का या फिर एक्सटेंशन है, क्या है ये जो कन्फ्यूजन है जी उसको क्लियर। कहानी टेक्निकली एक्सटेंशन तो नहीं है, एक्सटेंशन तो वन टाइम होती है। ये तो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है कि इसके बाद जो भी आर्मी चीफ होंगे, नेवी चीफ होंगे, एयरफोर्स के चीफ होंगे, उनका टेन्योर 5 साल के लिए फिक्स्ड हो गया है। और जो लोग इसके मुखालिफ थे इस लॉ के, उनकी हुकूमत ने तो पिछले आर्मी चीफ को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, वो 6 साल रहे थे, तो उनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग तो थी नहीं इस तरह प्रोटेस्ट करने की। और ये है कि एटलीस्ट ये लीगलाइज हो गया है कि ये पार्ट ऑफ लॉ बन गया है कि आर्मी चीफ या नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ 3 साल के बजाय 5 साल के लिए रहेंगे। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है नोट करने की कि सबसे पहली फॉरेन ऑफिशियल मीटिंग या विजिट जो आर्मी चीफ की हुई है वो सऊदी अरब में हुई है, और कल उनकी मुलाकात हुई है सऊदी डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान से। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको लगता है वो उसमें कोई नई डेवलपमेंट आ रही है हमारे यहाँ? नहीं, डेवलपमेंट मतलब ये है कि पहले जो एक्सटेंशन का होता था पूरा कि उनको एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी, वो ख़त्म हो गया। वो लॉ पास हो गया कि भाई जब आप आर्मी चीफ बनेंगे या नेवी चीफ बनेंगे, एयर चीफ बनेंगे, तो 5 साल के लिए आपकी एक्सटेंशन, 5 साल के लिए आपका टेन्योर होगा, सॉरी एक्सटेंशन नहीं। तो ये मेरे ख्याल में तो ये स्टेबलाइजिंग बात है, क्योंकि जब भी आर्मी चीफ का टाइम अप होता था 3 साल का, तो वो बातें शुरू हो जाती थी, बल्कि पहले हो जाती थी कि उनको एक्सटेंशन मिल रही है, नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। और ये हर गवर्नमेंट में हुआ है, पीटीआई की गवर्नमेंट में जैसे मैंने कहा, उन्होंने उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी थी, अब वो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने काफ़ी डिस्कशन की ट्रम्प के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, और आज का हमारा पॉडकास्ट हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की है। आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स करें, आपको कंटेंट कैसा लग रहा है, और आपकी अगर कोई सजेशंस हैं, और अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कि इन मौज़ूआत पर सवाल किए जाएँ, उमर साहब से उस पर बात की जाए, उसके इंसाइट्स आपसे शेयर किए जाए, तो ज़रूर बताइए। हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, हमारे सोशल पेजेस को फॉलो कर लीजिए, और अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।